हेलो बच्चों, आज हम करेंगे अपना एनर्जी का टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी। चलिए अब सबसे पहले एक एनर्जी हमने पढ़ा था। एनर्जी क्या होता है? कैपेसिटी टू डू वर्क, कोई काम करने के लिए जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट रहती है उसको हमने बोला था एनर्जी। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए मान लेते हैं अपने पास क्रिकेट तो सबने सुना है। मैं एक बॉल को एक विकेट के पास रख दूँ तो क्या उन दोनों में कुछ होगा कि नहीं? अगर मैं उसी बॉल को जोर से अपने पास थ्रो करूँ विकेट की तरफ और जैसे ही वो बॉल विकेट स्टंप से टकराएगी, स्टंप को हिट करेगी, स्टंप क्या होगा? दूर जाके गिरेगा। स्टंप क्या होगा? दूर जाके गिरेगा। क्या होगा इससे? एक जो बॉल आ रही है उस बॉल ने जैसे उसको हिट किया, स्टंप को हिट किया, तो हिट करने के बाद उसके ऊपर उसने क्या लगाई? फोर्स लगाने से जो स्टंप था वो काफी थोड़ा पीछे जाके गिरा, तो उसमें क्या आ गई? डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जब बॉल उसके पास में रखी थी तो कुछ नहीं होता स्टंप के पास, लेकिन जैसे बॉल दूर से अपने पास थ्रो के आ रही है, स्पीड से आ रही है बॉल, तो और बॉल ने उसको हिट किया। हिट करते ही क्या हुआ? देखो, जो अपने पास स्टंप था वो दूर जाके गिरा, उसके अंदर फोर्स भी हुई लगी और उसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। तो उसके ऊपर क्या हुआ? वर्क डन। किया किसने ये वर्क डन? बॉल ने वर्क डन किया, बॉल ने। चलिए और एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं बात करूं अपने पास फ्लोइंग विंड की, जो अपने पास विंड जो ब्लो हो रही है। आपने देखा विंड मिल्स देखी कि जब कोई एयर ब्लो नहीं हो रही वो विंड मिल ऐसे ही खड़े रहते हैं, उसके फैंस बिल्कुल जो ब्लेड्स है वो स्टेशन में रहते हैं। लेकिन जैसे तेज विंड ब्लो करना स्टार्ट कर देती है तो वो जो अपने पास विंड मिल है उसके ब्लेड्स जो ऐसे घूमना स्टार्ट करते हैं। क्यों? किस वजह से घूमे? ब्लोइंग विंड की वजह से। वो अगर एयर ब्लो नहीं कर रही तो नहीं है, लेकिन जब एयर ब्लो करना स्टार्ट कर देगी तो मूव करना। यानी कि कोई चीज अगर मोशन में आता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसके अंदर एक एनर्जी होती है, तभी तो वो काम कर पाता है। भी वर्क डन करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और अगर कोई चीज मोशन में आ रही है तो वो वर्क डन कर रही है। कोई भी अगर गाड़ी है, ठीक है, अगर पीछे से कार आ रही है, सामने एक अपने पास स्टेशनरी बाइक रखी है, कार खड़ी है, उसके पास कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जैसे कार ने जोर से आके स्पीड में आके उसको हिट किया तो बाइक दूर जाके गिरेगी। बाइक के ऊपर क्या लगा? फोर्स लगा और उसने डिस्प्लेसमेंट भी आया, दोनों चीज हुई। तो यानी कि कार ने वर्क डन किया। कब वर्क डन किया? जब उसने चलना स्टार्ट किया। और वर्क डन करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। इट मींस कोई ऑब्जेक्ट जब चल रहा होता है तो उसके अंदर एक तरह की एनर्जी आती है, एक तरह की एनर्जी आती है, और जिसकी वजह से वो अपने मोशन की वजह से काम कर पाता है, वर्क डन कर पाता है। तो हम कह सकते हैं काइनेटिक इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। या फिर हम बोलते हैं द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में आया उसकी वजह से जो उसने एनर्जी मिली, उसके अंदर काम करने के लिए जो एनर्जी मिली उसको बोल दिया गया काइनेटिक। कुछ भी एग्जांपल ले लो कि मतलब रोटेटिंग स्टोन है, स्टोन आ रहा है रोटेटिंग, वो भी कर सकता है। फ्लोइंग वाटर है, जब वाटर आ रहा है फ्लो कर रहा है तो किसी के ऊपर फोर्स लगेगा उसको पुश कर देगा, ठीक है। अपने पास ब्लेड्स हैं, टरबाइन के ब्लेड्स, उसको घुमा देगा। तो यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में आता है तो उस मोशन की वजह से उसमें एक प्रकार की एनर्जी आती है, उस एनर्जी को नाम दिया गया काइनेटिक एनर्जी। या फिर हम बोल दें द एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू its motion. The ability to do work of a object due to its motion is called kinetic energy. यानी कि उसके मोशन की वजह से जो उसके अंदर एबिलिटी आई वर्क डन करने की उसको बोल दिया गया काइनेटिक एनर्जी। चलिए इस काइनेटिक एनर्जी का हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालते हैं तो क्या होगा उससे हमें पता लगेगा काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड्स करती है। मान लेते हैं अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास है अपने पास n और ये एक कांस्टेंट स्पीड में अपने पास u जो स्पीड है इनिशियल स्पीड उससे चल रहा है। अब हम इसके ऊपर क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में इसके ऊपर एक F फोर्स लगाते हैं। F फोर्स लगाने से ये जो चलता है तो ये मान लेते हैं कितना डिस्प्लेसमेंट चला गया? ये S डिस्प्लेसमेंट चला गया। क्या हुआ? ये S डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया, हमने इसी डायरेक्शन में इसके ऊपर क्या लगाई? फोर्स लगाई। देखो आपने फोर्स भी लगाई और इसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट भी, यानी कि इसके ऊपर आपने क्या किया? वर्क डन किया। तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो अपना वर्क डन हुआ है वो कितना होगा बच्चों? वर्क डन W = F × S, ये हो गया वर्क डन। ओके, चलिए
अब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है इस डायरेक्शन में, आप उसी डायरेक्शन में उसको फोर्स लगाओ तो उसकी स्पीड में इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा? सोचो, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, आप उसी डायरेक्शन में, पीछे से उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाते, जैसे बॉल चल रही है इस डायरेक्शन में, स्पीड से आपने पीछे से इसको थोड़ा पुश किया, थोड़ा और फोर्स लगाया, तो इसकी स्पीड बढ़ेगी। तो यानी कि इसकी स्पीड एस डिस्प्लेसमेंट पे आके मान लेते हैं, एस डिस्प्लेसमेंट पहुंच के यहाँ पे इसी ऑब्जेक्ट की स्पीड हो गई v। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्यों? क्योंकि दिख रहा है अगर हमने उसे सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाते तो उसकी स्पीड बढ़ती है। तो इसकी स्पीड पहले इनिशियल स्पीड कितनी थी u और फाइनल स्पीड कितनी हो गई v। इनिशियल स्पीड है u एंड फाइनल स्पीड कितनी हो गई फोर्स लगाने के बाद? फाइनल स्पीड हो गई हुआ ना अपने पास। और आपने क्या लगाया? कांस्टेंट फोर्स भाई, क्या लगाया? कांस्टेंट फोर्स। तो जो यूनिट इसके अंदर जो स्पीड बढ़ रही है u से v, जो इसकी स्पीड बढ़ रही है वो कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रही है, यानी कि एक्सेलरेशन आ गया उसमें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि उसके अंदर स्पीड बढ़ी, एक्सेलरेशन हुआ। और अगर वो कांस्टेंट स्पीड, फोर्स कांस्टेंट लगी है तो कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी बढ़ रही है, तो कैसा होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या होगा अपने पास? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, जो इक्वेशन है अपने पास मोशन की, उसमें से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं कि क्या है अपने पास? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। इस फॉर्मूले से इक्वेशन से हम s की वैल्यू निकाल लेते हैं, s इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाय 2a। ये ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, हमने s की वैल्यू निकाली। ठीक है बच्चों, अब दूसरा कि फोर्स क्या होती है? हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पढ़ा है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है m into a। ये इक्वेशन नंबर 3 हमने फोर्स जो लगी उनका m into a और डिस्प्लेसमेंट को v स्क्वायर माइनस v डिवाइड बाय 2a। ये दो चीजें हमने फाइंड आउट कर ली। दोनों चीजों को अगर मैं पुट कर दूं कहां पे? वक्र के अंदर। जो वक्र इस पे हुआ वो कितना था? f into s, f into s। तो f की जगह रख दो बच्चों ma, और यहाँ पे क्या वैल्यू रख दें? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाय 2a। a से a कैंसिल, तो ये देखा जाए तो क्या बनेगा? वक्र इक्वल्स टू 1/2 m ब्रैकेट v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब ये वक्र, इसके ऊपर वक्र हो गया भाई, हमने इसकी स्पीड u से v की, यानी कि आपने इसके ऊपर वक्र किया एंड फोर्स लगा के। आपने तो फोर्स लगाई, तो इट मींस आपने अपनी एनर्जी क्या कर दी? लूज कर दी। किसके लिए? इसके लिए। तो इस ऑब्जेक्ट ने उस एनर्जी को गेन कर लिया, इस ऑब्जेक्ट ने उस एनर्जी को गेन कर लिया, और ये मोशन में आई है, उसकी स्पीड चेंज होनी है, यानी कि मोशन में आई है। तो इस वक्र को मैं कहता हूं जितना वक्र हुआ तो उसके अंदर चला जाएगा, इसकी फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी, शॉर्ट फॉर्म में के ई। तो इसका फॉर्मूला बन गया 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी बनेगी। चलिए अब मान लेते हैं, अब ये चीजें ये काइनेटिक एनर्जी पता चला 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। v क्या अपने पास फाइनल वेलोसिटी, u क्या इनिशियल वेलोसिटी। अब मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट पहले स्टेशनरी था। इफ एनी ऑब्जेक्ट एट स्टार्टिंग एट रेस्ट, स्टार्टिंग में वो रेस्ट पे था, तो कोई ऑब्जेक्ट अगर इनिशियली रेस्ट पे है, इनिशियली एट रेस्ट, कोई ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में रेस्ट पे है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों? 0। u 0 है, तो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी? काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 m, u क्या होगा? 0 बचेगा v स्क्वायर m v स्क्वायर। ये हमें याद रखना है कि काइनेटिक, कोई भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ m v स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? मास पे। अगर मास बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। जैसे एक बाइक आ रही है और सामने एक बड़ा बॉक्स रखा है, बाइक ने उसको हिट किया, मान लेते बाइक की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, बाइक ने उसको हिट किया, वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्प्लेस हुआ। एक बड़ा सा बॉक्स रखा है, बाइक ने उसको हिट किया, वो 1 मीटर दूर जाके
गिरा, डिस्प्लेस हो। फिर हमने क्या किया, उस बाइक की जगह हमने क्या लिया, एक ट्रक लिया है। हमने क्या लिया कि हैवी व्हीकल लिया, ट्रक जिसका मास बहुत ज्यादा है और वो भी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। वो भी किसकी स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर से। जब उसने उसी सेम बॉक्स को हिट किया तो बॉक्स 5 मीटर दूर जाके गिरा, 5 मीटर दूर जाके रुका है। देखो क्या हुआ, दोनों दो ऑब्जेक्ट आ रहे थे, दो ऑब्जेक्ट आ रहे थे, हमने चेंज किया, दोनों की स्पीड सेम रखी, दोनों ने चेंज किया क्या, सिर्फ और सिर्फ उसकी मास में चेंज किया। जिसका मास ज्यादा उसमें उतनी ज्यादा क्या है, काइनेटिक एनर्जी। मास ज्यादा तो उसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जिस ऑब्जेक्ट में जो मूव कर रहा है उसका मास बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। बात आती है वेलोसिटी की। सेम बाइक पहले 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमने हिट किया, फिर उसी बाइक को 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हिट किया, तो बॉक्स पहले 1 मीटर जा रहा था, अब हो सकता 4 मीटर 5 मीटर फिर उड़ जाए। तो यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी डिपेंड करेगी किसके, वेलोसिटी के स्क्वायर पे, कि जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, अगर स्पीड कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। तो हम कह सकते हैं फैक्टर्स और मींस काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स मास एंड वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, मास एंड वेलोसिटी पे। मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी के भी डायरेक्टली, बट वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड करेगी। ठीक है बच्चों, पता चला कि अपने पास काइनेटिक एनर्जी किस किस पे डिपेंड कर रही है, किस तरह से डिपेंड हो। तो ये हो अपने पास हाफ एम वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखना अपना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। चलिए अब इसके अंदर कुछ चीजें लेते हैं, एक नई आपको ये वाला देखिए जो अपने पास फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले में क्या लिखा था हमने, मैं इसमें m से मल्टीप्लाई कर देता हूं अंदर, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। m को अगर मैंने क्या किया इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अरे बच्चों अभी बताया काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, ये क्या है हाफ mv स्क्वायर, ये क्या है हाफ mv स्क्वायर। अरे u और v है तो दोनों वेलोसिटी, ये इनिशियल है ये फाइनल है, तो इट मींस ये भी काइनेटिक एनर्जी और ये भी काइनेटिक एनर्जी, बट ये काइनेटिक एनर्जी कौन सी, यहाँ पे, और ये काइनेटिक एनर्जी कौन सी, इस पॉइंट पे। यानी कि स्टार्टिंग में उसकी काइनेटिक जब फोर्स नहीं लगाई तो ये u स्पीड से चल रहा था तो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी ये। जब हमने कांस्टेंट फोर्स लगा के उसकी स्पीड बढ़ा दी, v कर दी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बन गई है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से, तो ये क्या है काइनेटिक एनर्जी, क्या है यहाँ पे, ये क्या है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है माइनस। अब मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जगह सिंपल बात कर रहा हूँ वर्क डन की, सिंपल यहाँ पे बोल देते चलो वर्क डन बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वर्क डन। तो क्या बना यहाँ से अपने पास, देखो बच्चों वर्क डन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। कोई चीज अगर मैं कह दूं फाइनल इतना है और इनिशियल इतना था, दोनों का अगर डिफरेंस लेते हो तो क्या आता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी कि पहले इसके पास मानते 10 जूल थी, अब हो गई 50 जूल, तो 50 माइनस 10 40। पहले इसके पास 10 जूल एनर्जी थी, लास्ट में होगी फाइनल में 50। अगर मैं 50 माइनस 10 करूं तो बीच में क्या चेंज हुआ है, 50 माइनस 10 क्या हुआ 40, यानी कि वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जितनी चेंज होगी वो क्या होगा, इसके ऊपर कितना वर्क डन हुआ है। इसको बोलते हैं बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको बोलते हैं वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको बोलते हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है यानी उसके ऊपर उतना ही वर्क डन हुआ है, जिसकी वजह से वर्क डन से क्या हो, अगर वर्क डन नहीं करता, फोर्स नहीं करता तो ये ऑब्जेक्ट कंटीन्यूअस m मास का u स्पीड से चलता रहता, तो उसकी एनर्जी कितनी थी हाफ m u स्क्वायर हमेशा रहती। लेकिन हमने बाहर से फोर्स लगाई, फोर्स उस फोर्स से कुछ डिस्प्लेसमेंट जो आई s, और जब उस फोर्स से डिस्प्लेसमेंट यानी कि उसने उसकी स्पीड चेंज की, u से v स्पीड चेंज की है तो उसने उसकी एनर्जी भी चेंज की। एनर्जी जो चेंज हुआ है फाइनल इनिशियल से फाइनल तक में कितना चेंज उतना क्या है वर्क डन की वजह से क्यों हुआ है, तो सेम ये लिखा वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चलो इसके अंदर एक एग्जांपल करें तो आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल देखिए अपने पास, एग्जांपल 11.4, एग्जांपल 11.4 अपने टेक्स्ट बुक के अंदर है, क्या गिवन है
the work to be done to increase the velocity of a car from 30 km/h to 60 km/h? यानी कि अगर एक कार है, हमें कितना वर्क डन करना पड़ा उसके ऊपर कि उसकी स्पीड 30 km/h से 60 km/h हो जाए इफ मास ऑफ कार इज 1500 किलोग्राम। क्या क्या गिवन है देखिए, गिवन मास 1500 किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है उसकी u 30 km/h और फाइनल वेलोसिटी उसकी करनी है 60 km/h। उसने बोला कि कोई कार है 1500 kg की है, उसकी स्पीड 30 से 60 km/h करनी, तो हमें कितना उसमें वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, कितना इसमें वर्क डन करना पड़ेगा। चलिए अब इसके अंदर फाइंड आउट करते हैं। अब सबसे पहले तो यहाँ किलोग्राम हमें पता है कि हम पढ़ते हैं मीटर पर सेकंड में, वेलोसिटी जो लेते हैं वो लेते हैं मीटर पर सेकंड में। यानी कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, मुझे वर्क डन निकालना है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकाल दूँ, यानी कि इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लूँ और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लूँ, तो वर्क डन निकल जाए। काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या चाहिए, हाफ mv² माइनस हाफ mu²। तो ये चीज है ना, देखिए अपने पास फॉर्मूला बता, ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क डन इक्वल्स टू हाफ mv² माइनस हाफ mu²। आपके पास पूरा तो गिवन है, वर्क डन डायरेक्ट, बट चेंज क्या है, हमें पता है कि जो वेलोसिटी हमारी होती है वो SI यूनिट में मीटर पर सेकंड होती है या फिर किलोमीटर पर। अब आप उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले किलोमीटर/h को मीटर पर सेकंड के अंदर। तो बताइए अपने पास इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे बच्चों, मैं इसको मल्टीप्लाई 30 km/h है, 30 km/h को हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। तो कन्वर्ट कीजिए इसको 30 into km/1000 60 into 60 हो गया अपने पास। ये कैंसिल करेंगे तो अपने पास क्या मिलेगा, इसका नियम जो लिख रहा हूं अपने पास 25/3 25/3 मीटर पर सेकंड। इसको कन्वर्ट कीजिए 60 को 60 into 1000 डिवाइड बाय 60 into 60। अदरवाइज आपको कुछ ध्यान हो तो याद कीजिए, मैंने बताया था 5/18 से अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं डायरेक्ट 5/18 से, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास मीटर पर सेकंड। और अगर उल्टा करना होता है तो 18/5, तो 5/18 से अगर इसको मल्टीप्लाई करता तो यही आएगा, चेक कर सकते हो 5/18। और इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करो तो मीटर पर सेकंड बन जाएगा। यहाँ से क्या बनेगा, ये बना अपने पास 50/3 मीटर पर सेकंड। लीजिए अपने पास सारी वैल्यू आप लोगों के पास गिवन है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली कि मेरे पास वर्क डन कितना हुआ। तो सबसे पहले इसमें चलो निकालते हैं हम हाफ mv²। वर्क डन की वैल्यू यहाँ से लिखिए 1/2, m की वैल्यू लिखिए 1500, v का स्क्वायर यानी कि अपने पास क्या रहता है 50/3 का होल स्क्वायर। ये तो हो गया अपने पास हाफ mv² माइनस 1/2 m कितना देगा 1500 इंटू u का स्क्वायर, u यानी 25/3 का होल स्क्वायर। चलिए बच्चों इसको सोल्व कर लीजिए, जो भी अपने पास वैल्यू आएगी वो आएगा अपने पास टोटल वर्क डन। मैं इसकी वैल्यू लिख रहा हूं डायरेक्ट, ये वर्क डन आएगा 1,56,250 1,56,250 जूल। इतना वर्क डन हमें करना पड़ेगा उस कार की स्पीड 30 से 60 km/h करने के लिए। तो जब जाकर उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी स्पीड चेंज होती है, उसमें चेंज क्या करे काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने इसको डायरेक्ट वैल्यू निकाल ली। इसने वर्क डन पूछा, हमने डायरेक्ट इसका वर्क डन निकाल लिया कि उसकी काइनेटिक एनर्जी जितनी चेंज हुई उतना उसमें क्या करना पड़ा, वर्क डन करना पड़ा। चलिए बच्चों इसमें एक चीज और पढ़ते हैं, हमें पता चला कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, मास एंड वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। अब मैं कह रहा हूं काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी, काइनेटिक एनर्जी विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। व्हाई, देखिए काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv²। m हमेशा पॉजिटिव, क्या कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास नेगेटिव सुना हमने, नहीं, या तो मास 0 होगा या फिर उसका कुछ भी वैल्यू हो सकती है 0.1 0.5 0.2 कुछ भी होगा, बट नेगेटिव नहीं होता। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास नेगेटिव नहीं होता। अब बात आती है वेलोसिटी की,
वेलोसिटी तो नेगेटिव हो सकती है, हम जानते हैं। वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? डिस्प्लेसमेंट पे, और डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव हो सकता है। वेलोसिटी क्या होता है मेरे पास? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव हो सकता है, यानी कि वेलोसिटी नेगेटिव। बट अगर किसी नेगेटिव को अगर हम स्क्वायर करें तो क्या बनेगा? हमेशा पॉजिटिव। तो वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, बट यहाँ पे वेलोसिटी क्या दे रखा है? स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या बनेगा? पॉजिटिव। और m हमेशा क्या रहता है? पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी will always be positive, will always positive। काइनेटिक एनर्जी हमेशा कैसे होगी बच्चों? पॉजिटिव होगी। अब एक अपना टॉपिक है इसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। मोमेंटम हमने पढ़ा हुआ है। मोमेंटम क्या था बच्चों? p से डिनोट करते हैं, वो था मास इनटू वेलोसिटी। अब हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv²। इस इक्वेशन को मैं m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर देता हूँ, कोई डिफरेंस तो नहीं हुआ। हमने इसको m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड किया तो इक्वेशन बन जाएगी हाफ m² v² डिवाइड बाई m, काइनेटिक एनर्जी। अब हमें पता है कि p का m इनटू v, यहाँ पे क्या है? m और v का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ mv क्लियर, p का स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन है मेरे पास। काइनेटिक